सभी का डीडी न्यूज में आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे जानेंगे देश और दुनिया का हाल, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच आज होने वाली प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में क्या कुछ रहने वाला है खास। बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के कौन कौन से विधेयक हैं सूचीबद्ध, साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। बात होगी खेल जगत की भी और भी कई बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे हमारे संवाददाताओं के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में आज गोवा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से जुड़े बिल पर होगी चर्चा, तो वहीं राज्यसभा में पेश होंगे बैंकिंग और आपदा से जुड़े संशोधन विधेयक। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस की सरकारों ने किया संविधान का अपमान, वीर सावरकर पर भी फैलाया गया झूठ। बीजिंग में आज भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता। एनएसए अजीत डोभाल चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री से करेंगे बातचीत। एलएसी पर समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंध बहाल करने पर होगा जोर। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति और होगी मजबूत। विशाखापट्टनम में आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस निर्देशक। हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेविगेशन का है मास्टर। अपने रासायनिक सुरक्षा बल के प्रमुख की हत्या का बदला लेगा रूस। यूक्रेन ने जनरल इगोर की हत्या की ली थी जिम्मेदारी। और आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खबर के साथ। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां दिन है। बीते दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण के साथ संविधान पर चर्चा पूरी की। आज से 20 दिसंबर तक संसद की सामान्य कार्यवाही चलेगी। लोकसभा में आज 4 और राज्यसभा में 2 बिल चर्चा के लिए रखे जाएंगे। लोकसभा में आज गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य गोवा में जनजातीय समुदायों को प्रभावी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। लोकसभा में जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल माल ढुलाई से जुड़ा द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और समुद्री मालवाहक अधिनियम 2024 पर चर्चा का प्रस्ताव करेंगे। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन बिल 2024 सदन के सामने रखेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 को पास करने का प्रस्ताव रखेंगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सदन के विचार के लिए रखेंगे। ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है। और बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की। कल लोकसभा में इससे जुड़ा संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने बिल को जेपीसी में भेजने की घोषणा की। इस मसले पर डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से खास बातचीत की। भेजा जा रहा है और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। विपक्ष के विरोध के बीच जेपीसी में भेजा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का क्या स्टैंड है, क्या सोच? देखिए, पहली बात तो हम लोग मजबूत समर्थन करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। इसको जेपीसी में भेजने का सुझाव हमारे प्रधानमंत्री जी का भी था। कैबिनेट में जब इसको टेबल किया गया उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, क्योंकि ये विषय इतना विस्तृत है और इसमें पूरा देश इस विषय से प्रभावित होगा, तो ऐसे में हर दल को अपना मत रखने का मौका मिले। उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने भी इसका सुझाव दिया था कि इसको जेपीसी में भेजा जाए और आज लॉ मिनिस्टर ने इसको टेबल करने के बाद इसको जेपीसी में भेजने की बात कही है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को ऐसा लग रहा है कि ये
असंवैधानिक है, संघीय ढांचे पर मेरी हमले। समझ के परे है कि असंवैधानिक कैसे है। अगर ये असंवैधानिक होता तो इन्हीं की पार्टी से आने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने क्यों उस वक्त स्वीकार किया कि देश में एक साथ चुनाव होंगे? क्यों नहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले गए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग तारीखें रखी गई? उस वक्त जब ये गलत नहीं था तो आज ये गलत कैसे है? फॉल्स नैरेटिव सेट करना विपक्ष की आदत हो गई है। क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व जो है वो संकट कैसे में है। खत्म हो जाएगा भाई? मैं एक क्षेत्रीय दल नहीं हूँ, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, जदयू समर्थन कर रही है, टीडीपी समर्थन कर रही है, शिवसेना समर्थन कर रही है, सब लोग तो समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ एक बात को झूठ बोल के रिपीटेडली रिपीट करने से वो सच नहीं हो जाएगा और जनता अब आपके इस भ्रम में आने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया चिराग पासवान, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जेपीसी में जाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश हित में है। कैमरामैन आशीष के साथ संसद भवन परिसर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। इस पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि अगर ये बिल पारित हो जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कम से कम 5 साल तक विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर एक साथ इलेक्शन होते तो 5 साल तक कम से कम विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी हर्डल विकास के काम हो सकेंगे। विकास के दृष्टि से एक ठोस कार्यक्रम लेकर के सभी सरकारें चल सकती है। पहले यही होता था ना, 7 चुनाव होते थे, क्यों बदलने लगा? मध्यावधि चुनाव क्यों हुए? ये सब बातें हैं। लेकिन अब अगर ये एक परिस्थिति आती है, इसकी क्या अच्छी बातें हैं, ये अगर सब सोचेंगे तो मुझे लगता है कोई विरोध नहीं करेगा। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन संसद के शीतकालीन सत्र के, अगर लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें तो किस तरह का रहने वाला है? तमाम अहम विधेयक हैं जो आज सूचीबद्ध किए गए हैं। बिल्कुल संध्या, आपने बताया कि राज्यसभा में 2 और लोकसभा में 4 विधेयक लिस्टेड हैं और ये सभी विधेयक जो है महत्वपूर्ण हैं। और सियासी अगर नफा नुकसान की बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम विधेयकों को जनहित के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको हल किया जा सके। और विपक्ष ने, आपने देखा कि शीतकालीन सत्र के दौरान किस तरीके से विपक्ष ने हल्ला हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। इसके बावजूद आपने देखा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो विधेयक था उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि सरकार ने विपक्ष के विरोध के बीच जो बहुमत था, बहुमत के आंकड़े के साथ उन्होंने जेपीसी में से भेजने की तैयारी कर रखी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और तमाम जो विषय हैं, जो विपक्ष के मन में जो आशंकाएं उठेंगी या फिर जो सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात रखना चाहेंगे, उन तमाम आशंकाओं का हल वहां पर निकाला जा सकेगा। और इसके लिए जेपीसी में भेजने की तैयारी वन नेशन वन इलेक्शन की है। और हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के द्वारा इसका विरोध किया गया और तमाम विरोधाभास के बावजूद शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में भी संविधान पर चर्चा जो है वो सुनिश्चित हो सकी, जो हम कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ने मिलकर, हालांकि दोनों में टकराव की मुद्रा देखी गई, लेकिन लोकतंत्र में बहस विमर्श और वोट के लिए ही जगह होती है। और शायद यही वजह है कि संसद में तमाम असहमतियों के बावजूद कई बार सत्ता और विपक्ष सहमति के सुर अलापते हैं। सहमति के सुर के बीच बहस विमर्श और वोट के जरिए लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का प्रावधान रहा है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 6 विधेयक लिस्टेड है। हालांकि तमाम विधेयकों पर चर्चा आज सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, ऐसा देखा गया है, लेकिन तमाम जो विधेयक है, इन तमाम विधेयकों पर सरकार को इंट्रोड्यूस करने के बाद चर्चा को सुनिश्चित करना सरकार के लिए बाध्यता होगी। अब देखना होगा कि आज संविधान पर चर्चा चूंकि खत्म हो गई है, अब विपक्ष का क्या रवैया होता है। अब बाकी बचे जो हैं, मात्र 3 दिन बचे हैं। शुक्रवार को इस सत्र का जो सत्रावसान हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष पर सारा दारोमदार टिका रहेगा।
राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन बेहद ही अहम विधेयक है और लोकसभा में जिस तरह से इसे रखा गया और उसके बाद अब किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। अभी हम सुन भी रहे थे आपकी रिपोर्ट में कि किस तरह से सभी ने इस बात को स्वीकारा है कि विकास की बयार अगर बहानी है तो एक साथ चुनाव अगर संपन्न होते हैं तो बेहद ही सकारात्मक होगा। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब किस तरह की प्रक्रिया को आगे अपनाया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि अगर जो चुनी हुई सरकारें हैं, कई बार सरकारें अपदस्थ हो जाती हैं, कई बार सरकार जो है वो बीच में ही मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाती है, तो ऐसे में भला एक साथ चुनाव कैसे होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में इस विधेयक का विरोध करते हुए इस बात की आशंका जताई और सत्ता पक्ष की तरफ से जेपी नड्डा ने जब संविधान पर चर्चा हो रही थी तो राज्यसभा में उन्होंने इसी बात का उल्लेख किया कि जो चुनी हुई सरकारें रही हैं, धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर कांग्रेस ने देश की चुनी हुई कई सरकारों को गिराने का काम किया और अस्थिर करने का काम किया, जिसकी वजह से मध्यावधि चुनाव की नौबत आई है। और कई बार हमने देखा कि 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, राष्ट्रीय मोर्चा की जनता दल के नेता थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो सरकार 11 महीने में गिर गई। फिर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर हुए। 1991 में फिर चुनाव हुआ, राजीव गांधी की मौत के बाद नरसिम्हा राव 5 साल तक रहे, लेकिन फिर 96 में, 98 में, 99 में और 2004 में यह जो चुनाव का सिलसिला चला, उससे देश में कहीं ना कहीं अस्थिरता का दौर आया और आर्थिक जो पटरी थी उससे गाड़ी देश की उतर गई। और शायद यही वजह है कि उस आर्थिक पटरी पर लाने के लिए सरकारों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बेहद महत्वपूर्ण है। अब आगे देखना होगा कि जेपीसी में भेजने की जो प्रक्रिया है उसके तहत सरकार क्या कुछ ऐलान करती है। आज तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि किस तरीके से जेपीसी में भेजा जाता है और फिर जैसे वक्फ बोर्ड पर समिति गठन कर लगातार जगदम्बिका पाल मीटिंग्स करते रहे, उसी तरह जेपीसी में बैठकें होंगी और लोगों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज का दिन भी बेहद ही अहम और खास रहने वाला है। किस तरह से राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई होती है देखना होगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर 2 दिन तक चली चर्चा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया तो कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा संविधान पर कुठाराघात किया है। अमित शाह ने आंकड़ों के जरिए बताया कि बीजेपी के शासन में 22 संविधान संशोधन हुए, लेकिन 55 सालों के शासन में 75 संविधान संशोधन हुए। अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान को नुकसान पहुंचाने और आरक्षण को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने आपातकाल को लेकर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। धर्म पर आधारित आरक्षण का भी अमित शाह ने जिक्र किया और कहा कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण केवल पिछड़ा वर्ग के आधार पर होता है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी है, धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे। देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। माननीय संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। माननीय धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। और संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान के गौरवशाली अतीत पर पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में चर्चा हुई। राज्यसभा में सोमवार को हुई चर्चा मंगलवार तक चली। इस दौरान सत्ता और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन बहस के दौरान अतीत को खंगालने की कोशिश की गई। देखिए ये रिपोर्ट।
संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा राज्यसभा में विशेष चर्चा के दूसरे दिन जोरदार बहस देखने को मिली। सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर व्यंग्यबाण चलाए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने दूसरे दिन चर्चा की शुरुआत की और आर्टिकल 356 के दुरुपयोग के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई चुनी हुई सरकारों को गिराकर अनेक राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव की स्थिति ला दी। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कांग्रेस के कार्यकाल पर चुटकी ली। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शाहबानो का जजमेंट आया, लेकिन संविधान निर्माताओं के इस डायरेक्शन का विरोध करना और उसको ध्वंस करने का काम ये आपने किया है। हमने उसको आगे बढ़ाकर 3 तलाक जैसे प्रगतिशील कानून लाने का काम किया। सत्तारूढ़ एनडीए के सांसदों ने जहां विपक्ष खासकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, वहीं विपक्षी सांसदों ने ओबीसी आरक्षण, क्रीमी लेयर समेत अनेक मुद्दों पर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया। एक ओबीसी की लिस्ट में क्रीमी लेयर के इंटरप्रिटेशन के लिए आप राज्यों की समकक्षता इक्विवेलेंस को एक ऑर्डर के माध्यम से छुपा देते हैं। इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, लेकिन इमरजेंसी को हटाया इंदिरा जी ही नहीं था। न हमने हटाया न आपने हटाया। अब देश में अघोषित इमरजेंसी है। एक लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय और तमाम क्षेत्रीय दलों के सांसदों को राज्यसभा में संविधान के गौरवशाली अतीत पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिला। सत्ता और विपक्ष में टकराव के बावजूद भी बहस में विचारों का आदान प्रदान लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। स्वस्थ लोकतंत्र में बहस, विमर्श और वोट एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें नए विचारों का सृजन भी होता है। शैलेंद्र, ऋषि कुमार, कुमार आलोक के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नया सवेरा में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। जी हां, आज संभल नहीं जाएगी ASI की टीम, कल संभल का दौरा करेगी ASI। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज संभल नहीं जाएगी ASI की टीम, जो आज सर्वेक्षण करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन आज ये दौरा कैंसिल हो चुका है। कल संभल का दौरा संभवतः कर सकती है ASI। आज सर्वेक्षण के लिए पहुंचना था, लेकिन आज नहीं जाएगी। मंदिर और कुएं में मिली थी खंडित मूर्तियां। आपको बताएं कि इसको लेकर के सर्वेक्षण के लिए ASI टीम पहुंचने वाली थी, लेकिन मेरठ से बीजेपी नेता सुनील भराला जा सकते हैं संभल। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि यूपी भवन से निकल चुके हैं सुनील भराला। तो आज ASI की टीम भले ही ना पहुंचे, लेकिन सुनील भराला जरूर पहुंचेंगे संभल। सुनील भराला को रोकने की तैयारी में पुलिस है।
वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था जरूर कर दी गई है। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सुनील भराला। आपको बताएं ये बड़ी खबर, जहां एएसआई की सर्वेक्षण टीम आज पहुंचने वाली थी संभल, लेकिन आज उनका ये सर्वेक्षण दौरा निरस्त हुआ है। संभवतः कल एएसआई की टीम पहुंचेगी। और ताज़ा अपडेट आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे संभल मामले पर। संभल जिले में 1982 दंगों के उपरांत भगवान बालाजी के मंदिर को दबा दिया गया था और रोक दिया गया था, परंतु भगवान महादेव जी की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। पुनः योगी जी की सरकार में पुनः भगवान शंकर जी स्वयंभू उभर करके आए हैं। उनकी शक्ति हम सबको प्राप्त होगी। मैं कहना चाहूंगा, कल संभल जाने के बाद भगवान बालाजी के मंदिर में महादेव जी को मैं उनको 51 किलो दूध से नहलाऊंगा और वहां पर भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करूंगा। और इस पूरी खबर को लेकर के ताज़ा अपडेट हमारे संवाददाता निशांत राय से ले लेते हैं, जो कि संभल में ही इस वक्त मौजूद हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि एएसआई टीम आज सर्वेक्षण के लिए पहुंचने वाली थी, लेकिन ये दौरा निरस्त हो चुका है। संभवतः कल जाने की संभावना बन रही है, क्या कुछ वजह निकल करके सामने आ रही है? देखिए, एएसआई की टीम को आज संभल का दौरा करना था और जिस प्राचीन मंदिर के आगे मैं खड़ा हूं, इस मंदिर और कूप की कार्बन डेटिंग करनी थी। ये पता करना था कि ये कितने पुराने हैं। हालांकि एएसआई की टीम में आज उनका दौरा रद्द हो गया है और कल यहां पर वो दौरा करेंगे और कार्बन डेटिंग के लिए जो यहाँ के जिलाधिकारी ने पत्र लिखा था उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो प्राचीन मंदिर में अभी सुबह आरती हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, पहले 46 साल बाद इस मंदिर में आरती शुरू हुई और आप रोज हो रही है, कैसा लग रहा है? देखिएगा, बहुत हास्य का और हमारा हृदय तो कृतकृत है, प्रसन्नचित है और हिंदू समाज बहुत ही उत्साह के साथ और श्रद्धा भाव के साथ भगवान के श्री कार्तिकेय जी महादेव मंदिर का तीर्थ का दर्शन करने आ रहे हैं। और इस तीर्थ को जो आश्रम संबल में हमारे आश्रम तीर्थ हैं उसमें इस तीर्थ का भी जिक्र है। ये कार्तिकेय महादेव तीर्थ है और इसमें दर्शन करने से अनेक विघ्न बाधा निवारण होता है और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो जैसे वो आप कूप देख रहे हैं, कुआं है, ये हमारे यहाँ 19 कूप हैं। ये 19 कूप हैं और 19 कूप ये अमृत कूप कहे गए हैं। इसमें से एक विशेष कूप ये भी है जिससे जो है इसमें पहले जल था और जब इसको बंद कर दिया गया तो इसका जल सूख गया और इसमें इसका स्नान करने से, जल से इसका आचमन करने से, इसको पीने से जो बच्चे का विवाह में विघ्न बाधा, ये विवाह नहीं हो पाता था, उनका विवाह अति शीघ्र हो जाता था। इस कुएं का ये विशेष उत्तम फल है और इस जल को पीने से अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होती थी और दीर्घायु होते थे। ये इसका उत्तम फल कूप का कहा गया है। हम समझ सकते हैं कि प्राचीन मंदिर की कितनी मान्यता रही है और जैसा कि पंडित जी ने बताया, जो मेरे पीछे कूप है, आज सुबह ही हमने देखा था कि इस कूप में पूजा पाठ हुई है और आप देख सकते हैं कि दिए जले हुए हैं, धूप बत्ती रखी हुई है और इस कूप की कितनी मान्यता है ये पंडित जी ने बताया है कि इसका अगर जल से स्नान कर लिया जाए, जिनकी शादी नहीं हो रही है शादी हो सकती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है जल पीने के बाद। और ऐसे में संभल में ये तमाम चीजें धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं और अभी भी प्रशासन जो है अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है पूरे संभल में और जगह जगह जो कूप हैं उनकी खुदाई का भी कार्य जारी है। निशांत, आस्था के दृश्य तो हम लगातार देख ही रहे हैं, ताज़ा अपडेट भी अभी आपने दिया, लेकिन आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे पहले हमने देखा कि महादेव और गौरी की मूर्तियां मिली, उसके बाद राधा कृष्ण की मूर्तियां मिली, क्या वहां के स्थानीय लोगों से आपकी बात हुई है? किस तरह की संभावनाएं अब वो व्यक्त कर रहे हैं? क्या और भी मूर्तियां मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है उनकी तरफ से? देखिए, कूप में जो मूर्तियां मिली थी और पूरे संभल में मैं आपको बता दूं कि 68
तीर्थ हैं, जिसमें से 39 तीर्थ ही अभी तक मिले हैं। और ऐसे में जब प्रशासन की कार्रवाई चल रही है तो हमें उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में ऐसी कई सारी चीजें और देखने को मिले और इस तरीके से कूप में मूर्तियां मिले, कई सारे छिपे हुए मंदिर मिले। कल एक सराय तरीन इलाका है, वहां पे एक मंदिर लंबे समय से बंद था, प्रशासन के द्वारा उस मंदिर को खुलवाया गया। राधे श्याम मंदिर उस मंदिर का नाम है, भगवान राधे श्याम का वो मंदिर है। और समय समय पर संभल में अलग अलग जगह जो है इस तरीके की कार्रवाई चल रही है और आज भी 2 कूपों की खुदाई चल रही है संभल में। उम्मीद है कि खुदाई में हो सकता है कि और भी कुछ मूर्तियां प्राप्त हों। निशांत, अभी ताज़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आज भाजपा नेता भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है? क्या प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने की किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर वो उनका कहना है कि मंदिर में मैं सिर्फ दर्शन करने के लिए जा रहा हूं? तो किस तरह का वहां पर अपडेट मिल रहा है? देखिए, संभल में अभी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का जो संभल के बाहर का है उसका प्रवेश पूरी तरीके से निषेध है। इसी के चलते उम्मीद की जा रही है कि उनको या तो चूंकि यूपी भवन दिल्ली में वो मौजूद हैं, उनको यूपी टोल प्लाजा यूपी गेट बॉर्डर पर रोका जाएगा या छिजारसी टोल प्लाजा जो कि डासना में पड़ता है वहां पर रोका जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि यहाँ के एसएसपी ने पत्र लिखा है वहां इनको संभल ना आने देने के लिए और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनको पहले ही रोक लिया जाएगा। फिलहाल संभल में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। निशांत, अब आपसे जानना चाहेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी के चेयरमैन, इलेक्ट्रिसिटी कमेटी के जो खुद चेयरपर्सन है और उन्होंने खुद बिजली चोरी की और उसके बाद से सारा मामला प्रकाश में आया, आपसे कम शब्दों में ये जानना चाहेंगे, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या और भी कोई ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर बिजली चोरी के तमाम मामले निकल करके सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी प्रशासन पूरी तरीके से संभल में हर एक चीज पर नजर रखे हुए है, जिसमें बिजली चोरी एक बड़ा मुद्दा था। और हमने देखा था कि पिछले हफ्ते एक मस्जिद के पास एक जंक्शन मिला था जहां पे एक जगह से 100 घरों में सप्लाई की जा रही थी। हालांकि उस पर कार्रवाई की गई और यहां पर सभी घरों में प्रशासन के द्वारा अब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उसी क्रम में लगातार बिजली विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है और ऐसे में अगर कोई ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं तो विद्युत विभाग उस पर कार्रवाई जरूर करेगा। लेकिन फिलहाल संभल में जैसा कि हमारी डीएम से भी बात हुई थी, उन्होंने साफ कर दिया था कि हम पूरी तरीके से संभल को अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे और उसी के तहत ये तमाम एजेंसीज अपना अपना काम कर रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो संभल का ताज़ा अपडेट हमारे संवाददाता दे रहे थे, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि भाजपा नेता वहां पहुंचने वाले हैं। हालांकि प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन एक बड़ी खबर ये भी सामने निकल करके आ रही है कि जो कि खुद सांसद हैं और इलेक्ट्रिसिटी कमेटी के चेयरपर्सन हैं, वो खुद बिजली चोरी के मामले में सामने आए हैं। हालांकि स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। देखना होगा कि संभल में अब किस तरह की स्थिति सामने आती है। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान में हुई मुलाकात के बाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन से बातचीत करने के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि 23वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बैठक में भाग लेंगे। इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी रहेंगे। एलएसी पर सैनिकों की वापसी से जो तनाव कम हुआ है, उसके बाद अब कोई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। डोभाल का ये दौरा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग के तहत हो रहा है। ये डायलॉग भारत और चीन के बीच सीमा विवादों और सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने का एक मंच है, जो 5 साल के बाद फिर से ये शुरू होने जा रहा है। पिछली बार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी और उसके बाद से ये बैठकें गलवान घाटी में सीमा विवाद के कारण निलंबित कर दी गई थी। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत चीन बीच संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था। व्यापार को छोड़कर दोनों देशों के बीच संबंध लगभग ठप हो गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये वार्ता सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और सीमा मुद्दों का एक उचित, तार्किक और आपसी सहमति वाला समाधान तलाशने पर केंद्रित होगा। और ताज़ा अपडेट के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमृतपाल जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि एनएसए डोभाल का ये दौरा कितने मायनों में महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, साथ ही साथ किस तरह की उम्मीदें, वो कौन से अहम बिंदु होंगे जिस पर आज चर्चा होने की संभावना है? देखिए, ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो टॉक्स हैं, लेवल टॉक्स हैं, ये एसेंशियली बाउंड्री क्वेश्चन को एड्रेस करती हैं
ये एक पुराना मैकेनिज्म है जो क्योंकि अनरिजॉल्व बॉर्डर है दोनों साइड्स पर, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूट की गई थी। पर ये महत्वपूर्ण इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अब जो स्टैंड ऑफ बना हुआ था और उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट हुई थी, तो काजान में जब प्रधानमंत्री गए थे तो तब जब दोनों विदेश मंत्री मिले थे तो ये डिसाइड हुआ था कि इस प्रोसेस को पुश दिया जाए, क्योंकि फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशंस में बैठी हैं कई जगहों पर जो हमारे बॉर्डर पे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था। पिछली बार दिल्ली में हुई थी पर उसके बाद फिर काफी देर स्टॉल रही, तो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वहाँ गए हैं और वहाँ पर एसेंशली क्योंकि दोनों तरफ से एक पॉलिटिकल मैंडेट है कि इसको रिजॉल्व किया जाए, तो फॉरवर्ड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, पर कंप्लीट विड्रॉल हो जाएगा ये भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। पर हाँ, ये है कि कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं। अमृतपाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डेमचौक और डेमसांग की तरह ही जैसे 7 बॉर्डर एरिया आते हैं जिनको लेकर के बात लगातार बन रही थी, जिसमें से 5 बॉर्डर एरिया ऐसे हैं जिनको के आपसी समझौते के साथ वहां से सेना को पीछे किया गया। हाल ही में डेमचौक और डेमसांग का भी हमने देखा। क्या कोई और भी ऐसे इलाके हैं जिनको लेकर के आज की बैठक में बातचीत हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो SR लेवल टॉक्स हैं वो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए नहीं है। SR लेवल टॉक्स एक मैकेनिज्म है, ये आपकी ये वाली जो है ये आपकी हाई पावर्ड कमांडर मीटिंग्स में होता है, पर क्योंकि ये इशू जो SR लेवल टॉक्स है वो वाइडर जो आपका बॉर्डर इशू है उसको रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म है, पर क्योंकि ये एक तनाव बना हुआ है तो उस पर एक डायरेक्शन है दोनों ही SRs को कि इसको अभी आप इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट कीजिए। तो मेरा ख्याल है कि NSA ये अपना पक्ष रखेंगे कि भारत इसको ऐसे देखता है। चाइनीज का ऑब्वियसली व्यू पॉइंट डिफरेंट है। अब ये देखना होगा कि उस पर सहमति बन पाए, क्योंकि चाइनीज ये क्लियर कर चुके हैं कि उनकी फोर्सेस जिन पॉइंट्स पर जहां पर बैठी हैं वहां पर बैठी रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा वो पेट्रोलिंग राइट्स के क्वेश्चन पर ओपन है, पर जिन जॉ पॉइंट्स पर वो बैठे हैं उनसे वो हटना नहीं चाहते। अब मुझे नहीं लगता कि चाइनीज की पोजीशन में कोई तब्दीली आएगी, पर हाँ ये हो सकता है कि कुछ डायरेक्शंस दी जाएं कि आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन ना हो और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना एस्केलेट कर जाए, उसकी कुछ हदायतें दोनों SRs दे सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर ये बदला हुआ भारत है और अपनी बात जो है वो रखेगा। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमृतपाल कि जिस तरह से LAC को लेकर के लगातार भारत की तरफ से बात रखी जा रही है, बेहद ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि आज LAC को लेकर के कितनी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है? जैसे मैंने कहा कि वाइडर बाउंड्री क्वेश्चन को रिजॉल्व करने का वो है, पर एसेंशियली फोकस ये होगा कि एक जब तक बाउंड्री क्वेश्चन नहीं रिजॉल्व होता आप इस बॉर्डर को जैसे पहले था कि पीसफुल रखें और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना इसको एस्केलेट होने दें। तो उसकी तरफ जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाने चाहिए, दोनों मिलिट्रीज को हदायत और कुछ तरह के गाइडलाइंस भी दोनों SRs जारी कर सकते हैं कि फौजें अपने आप को इस पोजीशंस पर कंडक्ट करें। जी, बहुत शुक्रिया अमृतपाल तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखना होगा कि भारत और चीन के मध्य आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता होनी है, जो बैठक होनी है, वो किन मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत निर्देशक को आज विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना का ये नवीनतम सर्वेक्षण पोत का वजन लगभग 3,800 टन है और 110 मीटर लंबा ये जहाज 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। भारतीय नौसेना का एक
एक नया जहाज बेहद अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक और महासागरीय सर्वेक्षण उपकरण से सुसज्जित है। सर्वेक्षण पोत परियोजना का दूसरा जहाज निर्देशक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, नेविगेशन में सहायता करने और समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ये पूर्ववर्ती पोत निर्देशक के पुनर्जन्म का प्रतीक है। पहले पोत को 32 वर्षों की सेवा के बाद 19 दिसंबर 2014 को नौसेना के बेड़े में विदा किया गया था। नौसेना के इस समुद्री जहाज का निर्माण GRSE कोलकाता में किया गया है। जहाज के निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये पोत समुद्र में लगातार 25 दिन तक रह सकता है और 18 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है। यह देश के जल क्षेत्र का मानचित्रण करने और अपने विदेशी सहयोग सर्वेक्षणों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और इसमें नौसेना और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी सहित विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। और अब बात राजधानी के प्रदूषण से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर सांस लेना दूभर हो गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 483, आनंद विहार में AQI 481, नेहरू नगर में AQI 480, अलीपुर और मुंडका में AQI 473, CRRI मथुरा रोड, पटपटगंज और रोहिणी में AQI 466 दर्ज किया गया। साथ ही नरेला और सोनिया विहार में AQI 463, आरकेपुरम में AQI 462, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 457, ITU में AQI 455, IGI हवाई अड्डा T3 में AQI 418 और लोधी रोड में 392, चांदनी चौक में AQI 373 दर्ज किया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर हालत को देखते हुए ग्रैप 4 लागू हो चुका है। और प्रदूषण के अलावा बात ठिठुरन की भी कर लेते हैं। जी हां, ठंड की वजह से देश के उत्तर और मध्य भाग में ठिठुरन बढ़ गई है। मध्य भाग में कुछ राज्यों में शीतलहर के कारण लोगों को घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली समेत NCR में धुंध की हल्की परत दिखाई दी। वहीं हरियाणा के कुछ हिस्सों में ठंड की वजह से घना कोहरा छाया रहा। राजधानी में कपकपाती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग आश्रय घरों में रात बिताने के साथ अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी अलग अलग जगहों पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव को घेरे दिखे। और आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नई मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, कैश फॉर जॉब्स बयान को लेकर गोवा के CM प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत की ओर से दाखिल मानहानि मामले में गोवा की अदालत ने सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। सुलक्षणा सावंत ने कथित तौर पर कैश फॉर जॉब घोटाले में उनका नाम लेने के लिए संजय सिंह से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। अदालत ने संजय सिंह से 10 जनवरी 2025 तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। इधर जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के चिनाब घाटी के जंगल में देर रात भीषण आग लग गई। आग की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। वीडियो में आग की लपटों को देखा जा सकता है। स्थानीय लोग, वन विभाग की टीम, वन्यजीव विभाग की टीम, पुलिस की टीम मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। वन संरक्षक चेनाब सर्कल डोडा संदीप सिंह ने बताया कि आग बुझाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज के अखबारों में क्या कुछ है खास। हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां लेकर के हमारी सहयोगी शहला निगार मौजूद है। शहला, क्या कुछ आज के अखबारों में महत्वपूर्ण खबरों को स्थान दिया गया है हेडलाइन के साथ? सुप्रभात संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल अधिकतर समाचार पत्रों ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है। दरअसल विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हो गया है एक देश एक चुनाव विधेयक। सदन में 2 बार मतदान हुआ, पक्ष में 269 और विरोध में 169 मत पड़े। और इस दौरान कानून मंत्री ने सदन में विधेयक को पेश करते हुए कहा कि पिछले 41 सालों से ये मामला लंबित था, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वर्ष 1983 में निर्वाचन आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव कराने के लिए कहा था। 19 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर एक बैठक बुलाकर सभी दलों से इस पर चर्चा की थी और इसके बाद गुजरात के केवड़िया में लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों के एक सम्मेलन हुआ, जिसके समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव पर अपना पक्ष रखा और अब ये बिल जो है ये लोकसभा में विधेयक पेश हो गया है। वहीं एक और खबर सर्दी के सितम से जुड़ी हुई है जो अधिकतर समाचार पत्रों में है। दरअसल उत्तर से लेकर पश्चिम तक और पूर्व से पूर्व तक सभी जगह सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कश्मीर में डल झील समेत कई जलाशय आंशिक रूप से जम गए हैं। कई राज्यों में कोहरा देखने को मिल रहा है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है IMD, उसके अनुसार अभी शीतलहर का प्रकोप जो है आने वाले कई दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल कई राज्य जो हैं शीतलहर तेज होने से कोहरे की चपेट में भी आ गए हैं। तो एक तरफ जहां सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर देश में फिर दिल्ली जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित और स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं। हवा की मंद गति, स्मॉग और सुबह मध्यम स्तर के कोहरे के कारण 24 दिन बाद मंगलवार को राजधानी की हवा और ज्यादा जहरीली नजर आई। औसत AQI जो है वो 400 के पार देखने को मिला। लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, आंखों में जलन हुई। तो कई तरह की वायु गुणवत्ता खराब होने के चलते कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। वहीं एक खबर जो है हम लगातार अपने दर्शकों को साइबर क्राइम से जुड़े जो अलर्ट है वो देते रहते हैं और आज के जो समाचार पत्र हैं उनमें भी एक खबर इससे जुड़ी हुई है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इस साल 190 प्लस साइबर ठग जो हैं वो पकड़े गए हैं। 10 करोड़ की रकम जो है वो फ्रीज हुई है। डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम के जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए गंवाने वाले लोगों के केस को साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सॉल्व करते हुए ना सिर्फ आरोपियों को दबोचा है बल्कि ठगे हुए रुपयों को फ्रीज करके पीड़ितों को वापस भी दिलाया है। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ बातों का आप लोग ख्याल रखें। अजनबियों से ऑनलाइन पैसे या जो गिफ्ट होते हैं वो स्वीकार ना करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को भी अपनी लिस्ट में ना जोड़ लें। कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स जो हैं वो दूसरों के साथ शेयर ना करें और साइबर फ्रॉड होने पर कभी भी रिपोर्ट करने में देरी ना करें। तुरंत कंप्लेंट कर देने से ये रकम जो है वो फ्रीज कर दी जाएगी। एक खबर और है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल अब कैंसर रोगियों को नहीं झेलना पड़ेगा अंग विच्छेदन का दर्द। कैंसर के कारण हम जानते हैं कि हर साल लाखों लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं और कैंसर का इलाज बेहसाब खर्चीला भी होता है। इलाज के दौरान कष्ट जो झेलना पड़ता है सो अलग। तो विज्ञान, तकनीक और शोध के सहारे कैंसर के इलाज को लेकर वैज्ञानिक जो है नित नई सफलता हासिल कर रहे हैं और PGIMS रोहतक में वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक सर्जरी की नई तकनीक विकसित की है जिससे त्वचा के कैंसर से जो पीड़ित रोगी हैं उनको काफ़ी राहत मिलने वाली है। तो फिलहाल अखबारों की दुनिया से इतना ही। संध्या।
जी निश्चित तौर पर तो एक तरफ सर्दी का सितम है, दूसरी तरफ प्रदूषण का कहर है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबरें, साइबर अलर्ट से जुड़ी हुई खबरें, तमाम खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैला। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने दल के साथ क्रिसमस फेस्टिवल की तैयारियों में जुटी हैं। सुनीता अपने साथी अंतरिक्ष यात्री जॉन पैटेट के साथ सांता की टोपी पहने नजर आ रही हैं। इस खूबसूरत तस्वीर के कैप्शन में लिखा गया है, एक और दिन एक और स्लेज। रूस ने कहा है कि वो अपने शीर्ष जनरल इगोर किरिलोव की मौत का बदला लेगा। जनरल इगोर किरिलोव की कल मॉस्को में बम धमाके में मौत हो गई थी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना सीरियाई सीमा के पास बफर जोन में तब तक रहेगी जब तक इजरायल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती। गाजा पट्टी में पिछले 14 महीने से जारी संघर्ष के थमने की संभावना बढ़ गई है। इस दिशा में संघर्ष विराम समझौता करीब बताया जा रहा है। कनाडा के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर पद छोड़ने को लेकर दबाव बढ़ गया है। उनकी अपनी ही सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के 1/3 सांसदों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाई है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शक्तियों और ईरान पर 2015 के उस समझौते को बहाल करने के लिए तत्काल काम करने का दबाव डाला, जिसके तहत तेहरान पर लगे प्रतिबंधों को उसके परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध के बदले से हटा दिया गया था। फ्रांस ने चक्रवात से प्रभावित मायोट द्वीप पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तूफान प्रभावित इलाकों का गुरुवार को दौरा करेंगे। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर वानुअतु में 7.4 तीव्रता वाले भीषण भूकंप में करीब 14 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग घायल हो गए हैं। और अब बात करते हैं कारोबार की। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। इसमें घरेलू खपत 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वार्षिक सूचना विवरण और इनकम टैक्स रिटर्न में बताई गई आय और ट्रांजैक्शन के बीच गड़बड़ियों को दूर करने के लिए ई कैंपेन शुरू किया है। सेबी निष्क्रिय और बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लाएगा। म्यूचुअल फंड निवेशों की खोज करने, केवाईसी अपडेट करने और धोखाधड़ी वाली निकासी की रकम के जोखिम को कम करने में इससे मदद मिलेगी। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नवंबर 2024 में यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। करीब 48 लाख यात्री एयरपोर्ट पर आए। इसमें से 34 लाख घरेलू और 14 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्री थे। दुबई की शिपिंग कंपनी डीपी वर्ल्ड ने हरियाणा के पाली रेल टर्मिनल की आधारभूत सेवाओं का विस्तार किया है। उत्तर भारत की समान आवाजाही की मांग को पूरा करने के लिए तीसरी रेल लाइन को जोड़ा गया है। मारुति सुजुकी इंडिया एक साल में 20 लाख कारें बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। पिछले साल कंपनी ने 19 लाख गाड़ियों का उत्पादन किया था। ताइवान की लैपटॉप कंपनी MSI मेक इन इंडिया के तहत लैपटॉप के 2 मॉडल चेन्नई कारखाने में पेश करेगी। ASI मॉडर्न 14 की कीमत 73,990 रुपये और MSI थिन 15 का दाम 52,990 रुपये होगा। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत गाबा के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच का 5वें दिन का खेल जारी है। भारतीय टीम 260 रन बनाकर ऑल आउट हुई है। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 185 रन की बढ़त हासिल हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे ले जाते हुए केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे मुहिम की शुरुआत की।
शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। डी गुकेश ने एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। डी गुकेश ने कहा कि शतरंज का विश्व चैंपियन बनना उनका सपना था और इस सपने को पूरा करके वे बेहद खुश हैं। रोहन जेटली को फिर से डीडीसीए का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने चुनाव में पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को हराया। डीडीसीए अध्यक्ष चुने जाने के बाद रोहन जेटली ने कहा कि वे आगे भी क्रिकेट की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने भारत को हराकर 3 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी ने जीत के साथ टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 423 रनों की जीत के साथ उनको शानदार विदाई दी। टीम साउदी ने टेस्ट में 391, वनडे में 221, 125, टी20 मैचों में 164 विकेट हासिल किए। आगामी हॉकी इंडिया लीग HIL 2024-25 के सभी मैचों के टिकट रांची और राउरकेला में मुफ्त होंगे। इस साल के हॉकी इंडिया लीग में 8 पुरुषों और 4 महिलाओं की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत अगले साल नवंबर में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए है तैयार। इस टूर्नामेंट की तारीखों की घोषणा अगले साल जनवरी में होगी। और अब खबरें सिने जगत से। टॉम क्रूज को टॉप गन और अन्य फिल्मों के माध्यम से जनता पर पड़े प्रभाव के लिए अमेरिकी नौसेना के विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ड्वेन जॉनसन क्रिस इवांस की फिल्म रेड वन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी। फिल्म को दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में 5 करोड़ दर्शकों ने वर्ल्ड वाइड देखा। फिल्म मुफासा द लायन किंग के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और पहली बार उनके बेटे अबराम ने मुख्य किरदारों को दी अपनी आवाज। फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि लापता लेडीज ऑस्कर की दौड़ से हुई बाहर। अभिनेता समीर कोचर, अंशुमन पुष्कर और निधि सिंह की वेब सीरीज मूनवॉक 20 दिसंबर को जियो सिनेमा पर होगी रिलीज। अली फजल और ऋचा चड्ढा द्वारा निर्मित फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स आज प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। रश्मिका मंदाना अपने पार्टनर को लेकर कहा कि उनके लिए किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज सम्मान है। उन्होंने कहा कि जब आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होते हैं। सिरसा राजमौला की 2022 ब्लॉकबस्टर RRR के निर्माताओं ने RRR बिहाइंड एंड बियॉन्ड का ट्रेलर किया जारी। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 13वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 19.76 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 948.81 करोड़ रुपए हो चुका है। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और मौसम के मिजाज के बाद अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने के पहले आपको छोड़े जाते हैं क्रिसमस की कुछ झलकियों के साथ। जी हां, दुनिया के कई देश इस समय क्रिसमस के खुमार में डूबे हुए हैं। कई तरह की अद्भुत तैयारियां चल रही है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं रोम, जहां इस बार इको फ्रेंडली क्रिसमस मनाया जा रहा है। तो नया सवेरा में आप देखिए तस्वीरों को और लीजिए इन नज़ारों का आनंद, जहां कम ऊर्जा वाली लाइट्स सजावट के तौर पर लगाई गई है। इसके साथ ही हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।